हेलो एवरीवन, आई एम सरस्वती शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में जो थर्ड यूनिट है उसको कवर करेगी। आइए हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि क्या उसकी रिकॉम्बिनेट जो होता है उसका डीएनए की प्रोसीजर क्या है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, तो इस स्टेप के थ्रू हम इसको समझेंगे कि जो प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेट की वो किस तरह से होती है। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए होता है और आरएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सेल्स के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जो आइसोलेशन, जब हम जेनेटिक एंड मटेरियल जो डीएनए आरएनए का आइसोलेशन हमने कर लिया, आइसोलेशन करने के बाद सेकंड आता है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब उसका जब हम कटिंग कर लेते हैं और कटिंग उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम कटिंग करेंगे डीएनए को। अब डीएनए के बाद जब जीन, बहुत सारे डीन होते हैं उनके लिए कटिंग करने के बाद हमारे लिए बहुत सारी उसकी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे एम्प्लीफिकेशन के थ्रू उसे पीसीआर की मदद से उसमें बहुत सारे डीएनए जो होते हैं उनकी हम कॉपीज़ करते हैं। कॉपीज़ पीसीआर की मदद से करते हैं। जो पीसीआर होता है उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेट डीएनए की प्रोसीजर हो जाती है तो इस प्रोसीजर के बाद इसे हम होस्ट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होस्ट सेल में ये डीएनए रिकॉम्बिनेट बन गया। जब ये होस्ट सेल में बन जाता है तो इस प्रोडक्शन को हम ऑपरेटिंग द फॉरेजन जीन प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को हम विस्तार से जानेंगे कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है। फर्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को हम बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया सेल है, फंगस सेल है और प्लांट सेल है, तो इसके थ्रू हम आइसोलेशन करेंगे जेनेटिक मटेरियल का। तो फर्स्ट आता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल के बारे में आप जानते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल होता है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के भित्ति के अंदर जो नविकीय अम्ल पाया जाता है, जो जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो वो जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर क्या है, वो तो पैक है। तो उस मटेरियल को हमें उसका डीएनए लेना है, तो डीएनए के लिए हमें उस मटेरियल को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, उसके लिए तब जाके हम उसका डीएनए कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो कोशिका भित्ति को, जो मेन मुद्दा है, जो हमें उसको मटेरियल को हमें डीएनए का लेना है जेनेटिक आइसोलेशन करने के लिए, तो उसका जो बैक्टीरियल सेल को जो डिस्टर्ब करेगा उसमें से हमारे वो एंजाइम होता है लाइजो एंजाइम। लाइजो एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल का जो मेन मटेरियल है उस डीएनए को, उसमें से, उस बैक्टीरियल सेल में से जब डीएनए हम निकालेंगे तो इसको ये डिस्टर्ब कर देगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ से डीएनए को कलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड है आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल में हम अब इस प्लांट्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक प्लांट दिया गया है, उस प्लांट में से हमें डीएनए निकालना है। अब उसका डीएनए निकालने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट से जैसे बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, चेयर, बहुत सारे डेकोरेट वाले सामान भी फर्नीचर से बनने लगे हैं। तो ऐसा प्लांट्स में क्या है, जो उसका जो तना है, जो उसकी सेल वॉल है वो इतनी हार्ड होती है, मजबूत होती है। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे मजबूत होती है, तो उसका रीजन होता है सेल्यूलोज जो प्लांट होता है, सेल्यूलोज उसमें पाया जाता है। इस वजह से जो कोशिका भित्ति, जो उसके अंदर का जो डीएनए है, तो उसका जो मटेरियल है, मटेरियल की जो रक्षा करता है, उसके लिए बोलते हैं सेल्यूलोज के थ्रू ही जो प्लांट होता है वो इतना हार्ड उसका स्ट्रक्चर बनता है।
देन इसके बाद आगे ये है कि जो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम फंगस की स्टडी करते हैं कि जैसे फंगस है, अब फंगस का भी हमें डीएनए लेना है, तो उसे डीएनए को कलेक्ट करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फंगस में ऐसा क्या है जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो उसका मेन जो उसमें रहेगा वो रहेगा काइटिन। काइटिन एक ऐसा एंजाइम है ये मेन मुद्दा होता है फंगस की स्टडी करने के लिए। तो इसमें काइटिनीज ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसे डिग्रेड करने में हेल्पफुल होते हैं। अब फर्स्ट जैसे हमने जाना कि जो बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है वो होता है फर्स्ट लाइसोजाइम, सेकंड होता है सेल्यूलोज, थर्ड होता है किटनोस। आगे हम जाने कि जैसे कि हमने सेल वॉल को कलेक्ट कर लिया, अब सेल वॉल में से हमने मटेरियल को कलेक्ट कर लिया। अब उस मटेरियल में हमें तो सिर्फ ओनली डीएनए चाहिए है, लेकिन जब न्यूक्लियस एसिड के अंदर न्यूक्लियस होते हैं मतलब उसमें डीएनए होता है प्रेजेंट, आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें से ओनली हम डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए की प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमें जो आरएन और प्रोटीन इन दोनों से छुटकारा पाना है। तो इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू हम आरएनए को और प्रोटीन को इससे अलग करेंगे। तो आरएनए को रिमूव हटाने के लिए हमें राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और जो प्रोटीन होता है प्रोटीन को हमें अलग करने के लिए, डीएनए से प्रोटीन को अलग करने के लिए हमारे लिए प्रोटीन्स होते हैं। ये इस टाइप्स के कुछ एंजाइम हैं जो इन दोनों को, आरएनए को और प्रोटीन्स को अलग कर सकते हैं। अब इसमें मेन एक बात ये है कि जो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए बना सकता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है, लेकिन प्रोटीन फिर से रिवीजन करके डीएनए तक नहीं आता, क्योंकि डीएनए से आरएनए तो बनता है पर आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन डीएनए नहीं बनाता। तो इस तरह से हमने इस मटेरियल में से ओनली डीएनए को निकाल लिया। जब डीएनए हमारे पास निकल के आया उस टेस्ट ट्यूब में, जब टेस्ट ट्यूब में डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं हम उसमें, तो डीएनए उसमें से सिर्फ हमको डीएनए चाहिए। तो डीएनए को तो हमने फंगस सेल की स्टडी की, हमने उसमें प्लांट की बैक्टीरिया की। तो उसमें से हमने उस टेस्ट ट्यूब में इन डीएनए को कलेक्ट किया। तो इसमें से सिर्फ हमें डीएनए चाहिए, मेन डीएनए चाहिए जो कि इस प्रोसीजर को पूरी तरह से योगदान दे रही है। तो डीएनए के लिए अलग करने के लिए हमारे लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें एथेनॉल मतलब इसमें चिल एथेनॉल ऐसा लेना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसे हम वेरिफिकेशन करके हम उसके लिए हल्के हाथों से उसको खींचकर अलग कर सकते हैं। अब ये टेस्ट ट्यूब में इस तरह से काम हो जाता है। अब जब डीएनए को निकालने के लिए हमें सीजर लेनी पड़ती है उसकी कटिंग करने के लिए। अब कटिंग करने के बाद क्या होता है, जब डीएनए हमको मिल गया, डीएनए के बाद क्या होगा कि कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे चलते हैं। तो उनके लिए हम सेल इलेक्ट्रोप्रोसेस करते हैं। सेल इलेक्ट्रोप्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको करंट के थ्रू इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज वाले जो डीएनए होंगे वो पॉजिटिव की साइड आने लगेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा 2 नंबर का जो डीएनए है वो हमारा इंटरेस्ट है, मतलब हमें उसी पे वर्क करना है। तो हम 2 वाले डीएनए को कलेक्ट करेंगे। अब डीएनए जब कलेक्ट हो जाता है तो उसमें जैसे हमने डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली। अब डीएनए की कॉपीज़ बनाने के बाद हमने वेक्टर्स की कॉपीज़ बना ली। तो जो पीसीआर जो हमने पहले आपको बताया था कि पीसीआर के थ्रू पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है कि जैसे कि हमारा जब डीएनए कलेक्ट हो जाता है हम उसको चेन से निकाल लेते हैं, तो उस टाइम पे डीएनए के लिए हम पीसीआर की मदद से बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। क्योंकि एक डीएनए जो होता है वो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए हमें ऐसे कई डीएनए के जीन चाहिए होते हैं जिसके लिए हमारे लिए मल्टीप्लस कॉपीज़ बनाई जाती हैं।
डीएनए जीन की। अब डीएनए जीन की हम कॉपीज़ बना लेते हैं, उनके वेक्टर्स की कॉपी बना लेते हैं, तो फिर उसमें एक हमारा न्यूजीन और बैक्टीरिया प्लाज्मिड, इस तरह से ये सब करके रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड बन जाता है। अब रिकॉम्बिनेट जो प्लाज्मिड बन जाता है, इसके बाद एक प्रोसीजर होती है जैसे कि एम्प्लीफाई ऑफ जीन इंटरेक्शन यूज पीसीआर। इसका मतलब हमने पहले बताया कि जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ, तो एक डीएनए हमारे लिए एक डीएनए तो काम कर नहीं सकता, उसके लिए हमने बहुत सारे जीन को कलेक्ट किया, तो उसमें हमने एम्प्लीफाई करके कॉपी की, तो इस तरह से ये काम किया। अब आता है जो पीसीआर का हमने पहले बताया कि पीसीआर में डीएनए सैंपल होता है। पीसीआर ये एक मशीन की तरह काम करता है, तो इसमें डीएनए सैंपल होता है, प्राइमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं और टैग पॉलीमर्स होते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं पॉलीमर्स, एक होता है पॉलीमर्स, दूसरा होता है टैग पॉलीमर्स। और हमारे पास यहाँ पे होता है बफर जो होता है, इसमें क्या करता है, बफर इसको मेंटेन करता है, इस सॉल्यूशन के पीएच को, कितना पीएच ज़्यादा है, कितना पीएच कम है, तो इसको मेंटेन करने में काम करता है। अब हमारे पास है पीसीआर ट्यूब, वही ट्यूब जिसमें हमने इन सेल के मटेरियल में से डीएनए को निकाला था। अब उसमें से ये मटेरियल हमने पीसीआर ट्यूब में रख लिया। जब ये पीसीआर ट्यूब को हम उस मशीन में रखेंगे प्रोसेस करने के लिए, डीएनए की प्रोसीजर रिकॉम्बिनेट की करने के लिए, तो इसमें फर्स्ट टाइम में 3 टाइम रिएक्शन होगा, मतलब वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक ही बार में वो 3 प्रोसीजर में काम करेगा। फर्स्ट आता है कि जब हम पीसीआर को मशीन में रखेंगे, तो जो डीएनए है, डीएनए क्या हो जाएगा, मोल्ट हो जाएगा, मतलब अभी वो ट्यूब में है, लेकिन वो जब एक मशीन में रखने के बाद उसका जो ब्लड सैंपल होगा वो मिक्सचर होगा, मिक्सचर होने के बाद वो क्या होगा, अलग अलग टाइप्स का बैंड बना लेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड में जब उनको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम उसको लो टेम्परेचर में गर्म करेंगे, तो उसमें प्राइमर मिल जाएगा, और प्राइमर मिल जाएगा तो प्राइमर एन लैंगिंग बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि वो अलग अलग स्टेप कॉम की तरह अलग अलग वो डिकॉम्बिनेट की प्रोसीजर जो हो रही है वो अलग अलग में डिवाइड हो जाएगी, और ये धीरे धीरे होते हुए 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेट प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन प्रोसीजर हो जाएगी। अब जब हमारी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, हमारा डीएनए कंप्लीट बनना शुरू हो गया, डीएनए एक दूसरे से ऐसे मैच हो गए, फिर उसके बाद क्या होता है, इसे हम बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे हम होस्ट सेल में कर देते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया को, जब कोई जो डीएनए होते हैं, जब डीएनए को हम सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी सेल्स होती हैं वो पहले से तैयार नहीं होती, इसके लिए उसमें सेल तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज समझा कि जो रिकॉम्बिनेट डीएनए की प्रोसीजर है वो किस तरह से काम करती है। जल्दी हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।